बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है। एन इक्वेशन इन एक्स that can be written in the form। अब फॉर्म क्या है? फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c belongs to set of real numbers and a is not equal to 0। स्टूडेंट्स, हम यहां पर बात कर रहे हैं वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। कोई जरूरी नहीं कि यहां पर x ही हो, यहां पर y भी हो सकता है, यहां पर z हो सकता है, यहां पर t हो सकता है, यहां पर u, v, आप कोई भी अपनी मर्जी का अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसे इस फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर a, b और c, a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b है x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट। a, b, c सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हो और a 0 ना हो। अब आपके ज़हन में फौरन सवाल आना चाहिए कि अगर a 0 हो जाए तो क्या होगा। स्टूडेंट जरा गौर करें, अगर a 0 हो गया तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, रिमेनिंग इक्वेशन होगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चूंकि हाईएस्ट डिग्री यहां पर हमें नजर आती है 2, सो इसे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहा जाता है। सो हम यहां पर लिखते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब बात करते हैं इन कोएफिशिएंट्स की। स्टूडेंट्स, ये जो a है ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ये जो टर्म है इसकी वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a को क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। a इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स, a का एक और नाम भी है, चूंकि ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है और a उसका कोएफिशिएंट है, a को लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। a इज ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं b के बारे में। b जो है ये फर्स्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट है, सो इसे लीनियर कोएफिशिएंट कहा जाता है। b इज कॉल्ड लीनियर कोएफिशिएंट एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, ये तो होगी एक तरह से डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें a की वैल्यू तो वो है 7, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 2। नंबर 2, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक कंडीशन ये है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। यहां पर जब मैं आपसे पूछूं
कि a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 3, और b की वैल्यू 0, c की वैल्यू भी 0। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं जिसमें a की वैल्यू 0 ना हो, b और c 0 हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें अब बात करनी है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस क्यों करते हैं, इसको मैथ्स में इतनी इज्जत क्यों मिलती है कि इसके नाम पर एक चैप्टर ही रख दिया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए बात करते हैं वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हेल्प करती है। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखी हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। Had he traveled 2 km per hour slower, he would have taken 2 hours more to perform the journey. How long did he take to cover 48 kilometers? एक साइक्लिस्ट 48 किलोमीटर का सफर यूनिफॉर्म स्पीड से तय करता है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी उसकी स्पीड कम होती, तो उसे 2 घंटे ज्यादा लगते। डेफिनेटली अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। हमें मालूम करना है कि ओरिजिनली 48 किलोमीटर का सफर तय करने में उसे कितना वक्त लगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प करेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और प्रॉब्लम देखिए, टू डू अ पीस ऑफ वर्क ए टेक्स 10 days मोर देन बी, टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू फिनिश इट अलोन? एक पीस ऑफ वर्क है जिसे दो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ए और बी। ए के बारे में बताया जा रहा है कि वो बी से 10 दिन ज्यादा लेता है वो काम परफॉर्म करने के लिए अकेले। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो 12 डेज में काम खत्म कर सकते हैं। हमें मालूम करना है कि बी अकेला उस काम को खत्म करने में कितने दिन लेगा। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड एग्जांपल, अ मैन इन्वेस्ट ₹100,000 इन 2 कंपनीज. His total profit is ₹5,060. If he receives ₹1,980 from one company and at the rate 1% more from the other, find the amount of each investment. एक शख्स ने 100,000 रुपीज 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, उसे टोटल प्रॉफिट मिला 5,060 रुपीज। अगर एक कंपनी से उसे 1,980 रुपीज प्रॉफिट मिला और दूसरी कंपनी से जो प्रॉफिट रेट है वो 1% ज्यादा है पहले वाली कंपनी से, तो उसने दोनों कंपनीज में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की? स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने सिर्फ 3 एग्जांपल्स रखी जो हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.10 में। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को आपके साथ शेयर करने का मकसद यह है कि आप अंदाजा कर सकें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारी रियल लाइफ में कितनी एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स, ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। बाज इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हेल्प करती है। इन इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ यूज, टू सॉल्व इक्वेशंस reducible to the quadratic equation. यानी कुछ तो डायरेक्ट एप्लीकेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कुछ इनडायरेक्ट हैं। यानी बाज इक्वेशंस ऐसी हैं जो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है लेकिन उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस किया जा सकता है। उनको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा एक और ब्रांच है दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। खास तौर पर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के बाज प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने और सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हेल्प करती है। सो फिफ्थ यूज, टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व different problems of trigonometry and calculus.
और स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ यहां पर ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का जिक्र किया, इनफैक्ट बहुत सारी साइंसेज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाइटल रोल प्ले करती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप अच्छी तरह समझ जाएं तो आने वाले डिफरेंट चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहां बात की सॉल्व करने की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, हमने यहां पर बात की डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करने की, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि सॉल्यूशन से मुराद क्या है, सॉल्व करने से इनफैक्ट मुराद क्या है। आइए इसी पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स बात करते हैं व्हाट डज इट मीन बाय सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी मीन टू फाइंड value or values of variable that will satisfy the equation। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमें वेरिएबल x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से मुराद कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए। यहां पर राइट साइड पर है 0, x की जगह पर क्या पुट करें कि लेफ्ट साइड 0 हो जाए। शाबाश जी, आपके जहन में फौरन आया होगा 2 पुट किया जाए तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगी। इसके अलावा कोई और नंबर? जी, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 की सूरत में भी लेफ्ट साइड पर 0 आ जाएगा। सो 2 और -2 ये वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जो इक्वेशन को कर रही हैं सेटिस्फाई। इन दोनों वैल्यूज को हम कहेंगे सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसके दोनों सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स जो वैल्यू वेरिएबल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसे कहते हैं सॉल्यूशन, उसे रूट भी कहा जाता है। हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड रूट। यानी आपको कभी कहा जा सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करें, तो समझ जाइएगा कि आपको उस इक्वेशन को इनफैक्ट सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट केसेस हैं। अगर हम इस बात को सम अप करें तो याद रखिए अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस। ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा मुराद क्या है, ज्यादा से इनफैक्ट क्या मुराद है, ये देख लेते हैं। नंबर 1, टू रियल सॉल्यूशंस, वन रियल सॉल्यूशन, और जब वन रियल सॉल्यूशन हो तो हम उसे कहते हैं कि वन रिपीटेड सॉल्यूशन। वही सॉल्यूशन 2 दफा कंसिडर होगा। एंड नंबर 3, नो रियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जब नो रियल सॉल्यूशन होगा तो इनफैक्ट उस वक्त 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे। स्टूडेंट्स नो रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन या 1 रियल सॉल्यूशन से मुराद क्या है, यह हमें बात समझ आएगी ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन से। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है वो आपके साथ शेयर करता हूं।
y is equal to ax square plus bx plus c और f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c belongs to set of real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic function. इसे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस शक्ल का होगा। नंबर 1, इफ a ग्रेटर देन 0, ये लीडिंग कोएफिशिएंट जिसे हम क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, अगर ये पॉजिटिव हो, ग्राफ विल बी an upward parabola. And number 2, if a will be negative, a will be less than 0, graph will be a downward parabola. अब ये parabola शेप कैसी होती है, अपवर्ड और डाउनवर्ड से क्या मुराद है, आइए आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY प्लेन, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अपवर्ड parabola। स्टूडेंट्स, ये है अपवर्ड parabola, यानी इसके दोनों एंड पॉइंट्स ऊपर की जानिब जा रहे होंगे। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होगा, यानी अपवर्ड parabola, और अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो parabola डाउनवर्ड होगा, कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस का मतलब क्या है ग्राफिकली। स्टूडेंट्स, जहां पर यह parabola x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, हम उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को कहते हैं सॉल्यूशन। अगर ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा तो 2 रियल सॉल्यूशंस कंसीडर होंगे। अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो एक रियल सॉल्यूशन कंसीडर होगा, या एक रियल सॉल्यूशन रिपीटेड हम कहेंगे। इस सूरत में हम ये भी कहते हैं कि एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा इस ग्राफ के लिए, इस कर्व के लिए। और अगर ये parabola एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करे, ये अपवर्ड केस और ये डाउनवर्ड केस, अगर इंटरसेक्ट ही ना करे तो हम कहते हैं कि इस वक्त कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस होंगे। स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या है। आइए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 8 प्रॉब्लम्स को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 7। इट इज 1 ओवर x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5। देखने में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर नहीं आ रही। इसके अलावा हमें यहां पर बताया गया कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, -2 एंड -5। x की वैल्यू -1, -2 या -5 होने से क्या होगा, जरा यहां गौर करें। x की वैल्यू अगर -1 हो गई तो -1 + 1 इट विल बी 0। 1 डिवाइडेड बाय 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, यहां पर डिवीजन बाय 0 आ जाएगी। और इसकी वजह से x की वैल्यू -5 नहीं होनी चाहिए, डिवीजन बाय 0 का सामना होगा। सो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो हमें दे दी गई, x की ये 3 वैल्यूज सॉल्यूशन में नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस टाइप की इक्वेशन को पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई। हम इनफैक्ट इसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 1 ओवर x plus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to 7 over x plus 5। जी शाबाश, किस तरह सिंप्लीफाई करें इसे? जी, आपके ज़हन में फौरन आ रहा होगा कि हम लेफ्ट साइड पर एलसीएम ले ले, तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या बनेगा? जी, x plus 1 और x plus 2
ये आ गया एलसीएम, x प्लस वन से कैंसिल, न्यूमरेटर में आ गया x प्लस टू प्लस x प्लस टू से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन से, इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। अब इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लें, इट विल बी x प्लस टू प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस टू ओवर x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 7 ओवर x प्लस 5। जी शाबाश। अब क्या करें जी, यहां पर न्यूमरेटर फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, ये x 2x में ऐड होगा, इट विल बी 3x और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। उसके बाद हमें करनी होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इनके साथ। सो हम लिखते हैं x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 4। ये जो न्यूमरेटर है ये बन गया 3x प्लस 4 और इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब दोनों तरफ प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15x प्लस 20 इज इक्वल टू 7 को भी छोड़ दें, x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, 2x प्लस x will be 3x, 7 3s are 21, 21x प्लस 7 2s are 14। स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर दें ताकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 3x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 20 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर, 19x माइनस 21x इट विल बी माइनस 2x और 20 माइनस 14 इट विल बी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, शाबाश जी। यहां पर हमें तमाम जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इवन नंबर नजर आ रहे हैं, सो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को। यहां पर है माइनस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम -2 से इनफैक्ट डिवाइड कर देते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने -2 कॉमन लिया। हमें नेक्स्ट इक्वेशन हासिल होगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगर आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है तो वो क्या है जी, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -3। लेकिन हमने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। बाय फैक्टराइजेशन ये मेथड आपने इनफैक्ट मैट्रिक में भी सीखा हुआ है। आप क्या करेंगे, आप इन दो नंबर्स का a और c का आप बनाएंगे प्रोडक्ट और ये बन रहा है -6। स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम या डिफरेंस +1 हो। दोबारा सुन लें, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -6 हो और सम या डिफरेंस +1 हो। शाबाश, जल्दी से जी। इट इज +3 -2, +3 -2। मैं लिखता हूं, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं +3 इंटू -2 इट विल बी -6, लेकिन +3 -2 इनका जो सम बन रहा है वो बन रहा है +1। सो फैक्टराइजेशन की बुनियाद जो है वो पड़ गई यहां पर, और हम यहां लिखेंगे +3x -2x -3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करना इनफैक्ट फैक्टराइजेशन की बुनियाद है। अब यहां पर फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है जी, शाबाश, इट इज x कॉमन, तो ये आ गया 2x + 3 और यहां पर -1 कॉमन,
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमें गिवन थी ये इक्वेशन जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ये दो फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इनफैक्ट ये बन रहा है। जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद होगा। अब यहां पर दोनों के अंदर अननोन मौजूद है। अगर फर्ज करें यहां पर 3 लिखा हो तो हम 3 को इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। क्यों? 3 0 के इक्वल हो नहीं सकता। x माइनस 1 0 के इक्वल हो सकता है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। सो इन दोनों में से कोई एक जरूर 0 है, हो सकता है दोनों ही 0 हो। सो 3 यहां पर नहीं है, और अगर होता भी तो 3 को हम 0 के इक्वल नहीं ले सकते थे। यहां पर आप दो केसेस बना लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई 3, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और 2 डिवाइड करेगा इसे, -3/2। स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट पर बताया गया था कि x की ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, हमारे पास नहीं आई। हमारे पास एक वैल्यू आई है 1 और दूसरी है -3/2। स्टूडेंट्स, इन दोनों सॉल्यूशंस को हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। हम यह लिखेंगे हेंस solution set is equal to 1, -3/2। यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम नंबर 8। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। यहां पर x की वैल्यू 1/a और 1/b नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 1/a हो जाए यहां पर तो a से कैंसिल, 1 - 1 0, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। और यहां पर अगर x की वैल्यू 1/b हो जाए तो b और b कैंसिल, 1 - 1 0, डिवीजन बाय 0 अगेन नॉट अलाउड। सो याद रखिएगा कि x की वैल्यू 1/a और 1/b नहीं आनी चाहिए। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? स्टूडेंट्स, बाज दफा फैक्टराइजेशन के लिए कुछ खास स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। इस प्रॉब्लम को किस तरह हम टैकल करेंगे जरा देखिए। a ओवर ax माइनस 1। स्टूडेंट्स, a और b को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो a वाली टर्म है इसके साथ अटैच कर दें b को, प्लस b ओवर bx माइनस 1 इसके साथ अटैच कर दें a को, इज इक्वल टू आ गया 0। अब इन दोनों को अलहदा और इन दोनों को अलहदा एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर ले। यहां पर हमारे पास एलसीएम बन रहा है ax माइनस 1, ax माइनस 1 से कैंसिल, यहां पर आ गया a माइनस b इंटू ax माइनस 1 प्लस bx माइनस 1, bx माइनस 1 से कैंसिल, यहां पर आ गया b माइनस a इंटू bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस abx प्लस b, abx प्लस b ओवर ax माइनस 1 प्लस b माइनस abx प्लस a ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब जरा गौर करें, ये न्यूमरेटर a प्लस b माइनस abx, a प्लस b माइनस abx, यानी दोनों के न्यूमरेटर्स को हम कॉमन ले सकते हैं। यहां पर लिखा हमने a प्लस b माइनस abx, ये ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर
ax माइनस 1 प्लस 1 ओवर bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, दो फैक्टर्स हमारे पास हासिल हो गए, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दोनों के अंदर अननोन मौजूद, सो दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 ले लें। a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 और यहां पर 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो हम इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। यह आ गया ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, x की वैल्यू आ गई a प्लस बी ओवर ए बी, ये हमारे पास एक वैल्यू हासिल हुई। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप एलसीएम ले लें, ax माइनस 1 और bx माइनस 1, ax माइनस 1 ax माइनस 1 से कैंसिल, bx माइनस 1 प्लस bx माइनस 1 bx माइनस 1 से कैंसिल, ax माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दूसरी तरफ 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास जो न्यूमिनेटर बच रहा है वो है bx प्लस ax माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया ax प्लस bx इज इक्वल टू 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, यहां से x कॉमन, a प्लस b इज इक्वल टू 2 और फिर x की हमारे पास दो वैल्यूज मुकम्मल हुई। x की ये वैल्यू आ गई 2 ओवर a प्लस बी और पहले हमारे पास x की एक वैल्यू यहां पर आ चुकी है। सो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। फर्स्ट वैल्यू a प्लस बी ओवर ए बी और दूसरी वैल्यू 2 ओवर a प्लस बी। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। फर्स्ट 6 जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जाने। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 14 तक हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फॉलो करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 14। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से समझ लें। ये हमें है गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखें कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जिसे लीडिंग कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, जिसे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, वो 1 है या 1 के अलावा कुछ और है। अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बना लें। यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, यहां पर होना चाहिए 1। अब 1 बनाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। यहां पर हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 6 माइनस 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 55 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप यह है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55। स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स इनफैक्ट हमें स्क्वायर कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी। जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी इनफैक्ट a स्क्वायर और जो सेकंड टर्म होगी वो या तो प्लस 2ab होगी या माइनस 2ab होगी। अगर यहां पर प्लस होगा तो ये होगी प्लस 2ab, अदरवाइज अगर माइनस होगा तो माइनस 2ab। हम इसे लिखेंगे लेफ्ट साइड को x का स्क्वायर प्लस 2a, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a। स्टूडेंट्स, यहां पर है प्लस 6x। अब मैं यहां पर क्या लिखूं कि जो प्रोडक्ट है वो प्लस
6x बन जाए, तीनों का प्रोडक्ट 6x बन जाए, क्या लिखूं? शाबाश जी, हमें लिखना है यहां पर 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया a² प्लस 2ab, यानी ये है b जिसकी हमें तलाश थी कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे प्लस 3² इज इक्वल टू, अब ये 3 का स्क्वायर मैंने अपने पास से लिखा है, यही मैं राइट साइड पर भी ऐड करूंगा। राइट साइड है हमारे पास 55 प्लस 3²। स्टूडेंट्स ये किसका स्क्वायर एक्सपैंड हुआ है? शाबाश, ये है x प्लस 3 का स्क्वायर एक्सपैंडेड फॉर्म में। हम इसे लिखेंगे x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 55 इट विल बी 64। x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब हमें ये स्क्वायर रिमूव करना है। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। x प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट और 64 पर स्क्वायर रूट, यहां पर आ गया प्लस माइनस। हमें उस नंबर की तलाश है जिसका स्क्वायर हो 64। 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, -8 का स्क्वायर भी 64 होता है, सो हमने यहां पर लगा दिया प्लस माइनस। यह आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8। यहां पर बन जाएंगे दो केसेस, x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और x प्लस 3 इज इक्वल टू -8। x इज इक्वल टू 3 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 8 माइनस 3 इट विल बी 5, और यहां से x की वैल्यू -8 माइनस 3 इट विल बी -11। ये हमारे पास स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज हासिल हुई। हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन सेट। एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है -11। स्टूडेंट्स याद रखें कि सॉल्यूशन को रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहा जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स एक और ट्रिक आपको बताना चाहूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। हमें गिवन थी ये इक्वेशन, हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, उसके बाद हमने कांस्टेंट को कर दिया शिफ्ट इस तरफ। इस स्टेप से आगे एक और तरीकेकार भी हो सकता है। इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस 6x इज इक्वल टू 55। मैं आपको बताने लगा हूं स्क्वायर कंप्लीट करने का एक शॉर्टकट वे। स्टूडेंट्स मुझे जरा यहां पर बताएं कि a और b की वैल्यूज क्या हैं। शाबाश, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 6। अच्छा, c की वैल्यू क्या है? जी अगर आपके ज़हन में आ रहा है 55 तो आप गलत सोच रहे हैं। तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ होनी चाहिए, फिर आप a, b और c की वैल्यूज देख सकते हैं। ये दोनों टर्म्स इक्वल के इस तरफ हैं, सो a और b की वैल्यूज तो दुरुस्त है, लेकिन c की वैल्यू इनफैक्ट -55 है। हमें अभी फिलहाल a और b की वैल्यूज चाहिए थी। ये हमारा रफ एरिया, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 6। हमें लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स शॉर्टकट ये है कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा b/2a का होल स्क्वायर ऐड करने से दोनों तरफ। अब b/2a की वैल्यू यहां पर क्या बन रही है जरा देखिएगा। b की वैल्यू है 6 और 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 होल स्क्वायर। अब 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 का स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और जरा देखिए यहां पर भी हमने 3 स्क्वायर ही दोनों तरफ ऐड किया था। आप हमेशा याद रखें कि जब आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड करने से दोनों तरफ आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। सो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग b/2a होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स। ये हमने रफ वर्क में इसको कैलकुलेट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 प्लस 3 स्क्वायर। ये हमारा बन गया x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और अब सॉल्यूशन एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर आप खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 9 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 13 तक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तमाम प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 से पहले एग्जाम्पल 2b बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।